Good morning, students. Today we will study about economic changes initiated by the Government of India since 1991. भारत की नई आर्थिक नीति में सरकार द्वारा नए कदम कौन कौन से उठाए गए थे उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। अर्थात हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो अंग्रेज़ों के आने के बाद कमज़ोर पड़ने लगी थी और जब देश आज़ाद हुआ था तब उसके टाइम पर हमारी जो इकोनॉमी थी वो इतनी स्टेबल नहीं थी। उसके कारण जो गवर्नमेंट है या जो देश की सरकार है उन्होंने कुछ चेंजेस लाए थे जिसके कारण हमारे देश में डेवलपमेंट हो सके और ग्रोथ हो सके और साथ ही साथ इकोनॉमी में भी ग्रोथ हो सके। इस ग्रोथ को करने के लिए ही गवर्नमेंट ने जो चेंजेस लाए थे उसको हम नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस आए थे। दैट इज़ इकोनॉमिक चेंजेस में कौन से थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण। 1991 में जो चेंजेस आए थे, जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चालू हुई थी, नई आर्थिक नीति शुरू हुई थी, उसमें 3 चेंजेस हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों इसका नाम है उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण। तो ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण को हम भूमंडलीकरण भी कहते हैं। इन सब की डिटेल में स्टडी आज हम इस लेक्चर में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लिबरलाइजेशन। इन सम सिंपल वर्ड्स, liberalization refers to a relaxation of government restrictions in the area of social, political and economic policies. In the context of economic policy, liberalization refers to loosening of government regulations and restrictions for greater participation by private entities. अर्थात लिबरलाइजेशन का अर्थ होता है कि जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उन पर से गवर्नमेंट के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाए, यानी उनमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए या उन्हें लचीला बना दिया जाए, या तो ये रेस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से ख़त्म कर दिए जाए। इन पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में उद्योग, व्यापार यानी इंडस्ट्रीज़, बिजनेस, व्यवसाय और अन्य आर्थिक गतिविधियां यानी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं, जो पूरी तरह से पहले गवर्नमेंट के अंडर में आती थी। सारे रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट के हुआ करते थे। अब जब लिबरलाइजेशन आया तो उससे मतलब ये था कि ये सारे जितने भी रेस्ट्रिक्शंस जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन या गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं उनको थोड़ा रिलैक्स किया जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए, जिससे जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने लिए खुद रूल्स रेगुलेशंस बना सके और अपनी खुद की एंटिटीज़ बना सके और अपना सुरक्षित विकास कर सके। इट इज़ अ प्रोसेस to removing control system in order to encourage economic development। यह क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिससे सिस्टम के सारे कंट्रोल को रिमूव किया जा सके, जिससे कि इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो सके। द इकोनॉमी इज थ्रोन ओपन एंड द बेस्ट गुड्स एंड सर्विसेज कंप्लीट इन द मार्केट एंड द कंज्यूमर हैज़ अ चॉइस एंड मोनोपोलीज डिसअपियर। इन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने के कारण या कंट्रोल सिस्टम को रिमूव करने के कारण क्या हो, इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो और जो गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं वो मार्केट में अच्छे से प्रोवाइड की जा सके और जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके पास भी चॉइस हो कि उनको कौन सी चीज़ें कौन सी क्वालिटी में परचेज करनी है। इन इंडिया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज़ इनिशिएटेड इन
1991 with the goal of making the economy more market oriented and expanding the role of private and foreign investment। अर्थात लिबरलाइजेशन का मेन जो मोटो था या गोल था वो यही था कि इकोनॉमी को मार्केट में ज़्यादा बढ़ाया जा सके, यानी ग्रोथ हो सके, और प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी एक्सपांड कर सके। इसीलिए लिबरलाइजेशन को 1991 में सबसे पहले इन्वेंट किया गया था। दीज इंक्लूड पार्शियल समटाइम्स फुल प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड असेट्स, ग्रेटर लेबर मार्केट, टैक्स रिबेट्स फॉर बिजनेस, रिड्यूस्ड restrictions on both domestic and offshore capital opening market for free trade। अर्थात लिबरलाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट के पूरे रेस्ट्रिक्शंस को हटाता है या सिस्टम को रिमूव करता है, और उसके बाद में पूरी तरह से इंस्टीट्यूशंस, असेट्स, लेबर पे, मार्केट पे, टैक्स रिबेट्स पे, बिजनेसमैन्स पे और जो बिजनेसेस हैं उन पर, इन सब पर से रेस्ट्रिक्शंस हटाता है और उनको पूरी तरह से प्राइवेट कर देता है, यानी प्राइवेट में शिफ्ट कर देता है। इसी का अब हम हिंदी में पढ़ते हैं। सरल शब्दों में उदारीकरण का तात्पर्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के क्षेत्रों में सरकारी प्रतिबंधों में ढील देना है। आर्थिक नीति के संबंध में उदारीकरण का तात्पर्य सरकारी विनिमयों को कम करना और निजी संस्थाओं द्वारा अधिक भागीदारी के लिए प्रतिबंधों को कम करना है। यह आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नियंत्रण प्रणालियों को हटाने की एक प्रक्रिया है। अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाता है और बाजार में सर्वोत्तम वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिस्पर्धा होती है और उपभोक्ता के पास एक विकल्प होता है और एक अधिकार गायब हो जाता है, यानी कस्टमर्स के पास में चॉइस हो जाती है कि उन्हें कहाँ से कैसा चीज़ें परचेस करनी है। भारत में अर्थव्यवस्था को अधिक बाजारोन्मुखी बनाने और निजी और विदेशी निवेश की भूमिका का विस्तार करने के लक्ष्य के साथ 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई। इनमें सरकारी संस्थाओं, संपत्तियों का आंशिक, कभी कभी पूर्ण निजीकरण, अधिक श्रम बाजार, व्यवसायों के लिए कर छूट, घरेलू और अपतटीय पूंजी दोनों पर कम प्रतिबंध, मुक्त बाजार के लिए बाजार खोलना शामिल होता है। ये थी हमारी लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन, यानी उदारीकरण क्या होता है उसको हमने अच्छे से समझा। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिबरलाइजेशन, यानी लिबरलाइजेशन उदारीकरण के क्या उद्देश्य हैं, किस कारण से इसे इन्वेंट किया गया। टू बूस्ट कंप्लीट competition between domestic business, to promote foreign trade and regulate import and export, to improve the technology and foreign capital, to develop a global market of a country, to reduce the debt burden of a country, to unlock the economic potential of the country by encouraging the private sector and multinational corporation to invest and expand। अर्थात डोमेस्टिक बिजनेस के बीच जो बिजनेसेस हैं उनके बीच में कंपटीशन को बढ़ाने के लिए लिबरलाइजेशन बनाया गया, या लिबरलाइजेशन का उद्देश्य यही है कि जो प्रतिस्पर्धाएं हैं, जो कॉम्पिटिशन्स हैं, उनको बढ़ाया जाए ताकि कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स आएंगी और फिर उससे बिज़नेस में ग्रोथ होगी और देश की इकोनॉमी में भी चेंजेस आएंगे। टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड एंड रेगुलेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उससे क्या होगा कि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फॉरेन ट्रेड मतलब विदेशी व्यापार को भी बढ़ाने को मिलेगा और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी हमारा रेगुलेशन आ सकेगा।
क्योंकि लिबरलाइजेशन के कारण जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो तो रिमूव हो जाते हैं, तो उससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी हमारा रेगुलेशन बन जाएगा। टू इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा, हमारी कंट्री में होगा, तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा और वहाँ की जो कैपिटल है उसकी हेल्प से हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ को भी हम सीख सकेंगे। इसीलिए फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजीज़ में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए लिबरलाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव फ्रेम किया गया, या लिबरलाइजेशन को फ्रेम किया गया। टू डेवलप अ ग्लोबल मार्केट ऑफ द कंट्री, मतलब हमारे यहाँ का जो बाज़ार है वो फॉरेन में या फिर यहाँ पर भी हमारी कंट्री में भी ज़्यादा बड़ा मार्केट डेवलप करने की कोशिश करी, जिससे कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर सकें और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो और हमारी कंट्री में भी डेवलपमेंट हो सके। टू रिड्यूस द डेब्ट बर्डन ऑफ द कंट्री, मतलब हमारे यहाँ का हमारे ऊपर जो कंट्री के ऊपर डेब्ट बनता है दूसरी कंट्री की तरफ से या वर्ल्ड की तरफ से, तो उसको रिमूव करने के लिए लिबरलाइजेशन फ्रेम किया गया, जिससे कि रेस्ट्रिक्शंस रिमूव हो जाए और हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से कर सकें और कंट्री की इकोनॉमी को ग्रोथ करने में हेल्प कर सकें। टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री बाय एनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन टू इन्वेस्ट एंड एक्सपैंड, अर्थात जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं या प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको अपनी इकोनॉमी या अपने पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इनकरेज करना, उन्हें उत्साहित करना या प्रोत्साहित करना का काम भी लिबरलाइजेशन की हेल्प से करना है। यानी लिबरलाइजेशन के कारण जो है प्राइवेट सेक्टर्स में ग्रोथ हो जाएगी और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस भी इन्वेंट कर सकेंगे, इस्टेब्लिश कर सकेंगे। जो इन्वेस्टमेंट है वो भी प्राइवेट सेक्टर और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में कर सकेंगे और बिजनेस को एक्सपांड कर सकेंगे, जिससे कंट्री की इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे या ग्रोथ आएगी। नेक्स्ट, टू इनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज करना है कि जो कंट्री की डेवलपमेंट है उसमें एक एक्टिव पार्ट ले, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, जिससे कंट्री में डेवलपमेंट हो सके और ग्रोथ भी इकोनॉमी में हो सके। टू रिड्यूस द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन फ्यूचर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्थात जो इंडस्ट्री सेक्टर है या इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट है वो बढ़ सके, बट जो पब्लिक सेक्टर का रोल है यानी गवर्नमेंट का जो रोल है उसको कम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट हो सके। टू इंट्रोड्यूस मोर कंपटीशन इनटू द इकोनॉमी विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, अर्थात जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें कंपटीशन से जो नए नए कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं या न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाए और इकोनॉमी में ग्रोथ करने में भी उन्हें हेल्प की जाए, साथ ही साथ उनकी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करने का मेन एम लिबरलाइजेशन का होता है। अब इसी का हम हिंदी में पढ़ते हैं, दैट इज़ घरेलू व्यवसायों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने और आयात और निर्यात को विनियमित करने के लिए, प्रौद्योगिकी और विदेशी पूंजी के सुधार के लिए, किसी देश का वैश्विक बाजार विकसित करने के लिए यानी ग्लोबल मार्केट डेवलप करने के लिए, देश के कर्ज के बोझ को कम करने के लिए, निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय निगमों को निवेश और विस्तार के लिए प्रोत्साहित करके देश की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए, निजी क्षेत्र को विकास प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, भविष्य के औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करने के लिए, दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धा शुरू करने के लिए,
साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में भी तीव्रता से विकास करने के लिए यानी एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें डेवलपमेंट करने के लिए लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण की जो नीति थी उसको बनाया गया था। अब हम देखते हैं व्हाट आर द रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। डीरेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज रिफॉर्म। अर्थात लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण के कारण कौन कौन से सेक्टर्स में या कौन कौन से जगह पर सुधार किए जाने थे वो ये देखते हैं। तो ये कौन सा था? पहला दैट इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल रिफॉर्म सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज रिफॉर्म, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज रिफॉर्म। इसी का हम हिंदी में पढ़ते हैं दैट इज़ औद्योगिक क्षेत्र का विनिमय, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, कर में सुधार, विदेशी मुद्रा में सुधार, व्यापार और निवेश नीति में सुधार, बाहरी क्षेत्रों में सुधार, विदेशी मुद्रा में सुधार और विदेश व्यापार नीति में सुधार के लिए लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण की नीति को फ्रेम किया गया था। और लिबरलाइजेशन आने के बाद से इन सभी सेक्टर्स में चेंजेस आए हैं, डेवलपमेंट हुआ है और कंट्री की इकोनॉमी में भी चेंजेस आए हैं। साथ ही साथ इन सभी सेक्टर्स में सुधार भी आए हैं और कंट्री के सेक्टर्स में इकोनॉमिक सेक्टर में भी चेंजेस सुधार आया है यानी आर्थिक नीति में भी बदलाव आया है। अर्थात जो लिबरलाइजेशन है उसका मेन उद्देश्य इन सभी सेक्टर्स में चेंजेस लाना है और सुधार लाना है। इसीलिए लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण की जो नीति थी उसे फ्रेम किया गया और बनाया गया था। गवर्नमेंट की तरफ से नया कदम लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण को बनाया गया था। इस तरह से आपका ये टॉपिक लिबरलाइजेशन यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।